जिनके बारे में कभी ये माना गया कि राजनीति में आने से पहले ही उनकी भ्रूण हत्या हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जिस समय नाम लेते हैं उस शख्स का, जब वो मेरे साथ हैं, शहजाद पूनेवाला। बहुत बहुत स्वागत है। राहुल गांधी का मसला होता है तो शहजाद पूनावाला को लोग कोट करते हैं। देखिए, समस्या यही है कि शहजाद होना तो ठीक है, पर शहजादा मानसिकता होना गलत है। ट्रंप मित्र या मौका परस्त? ट्रंप अपने मागा के पीछे, हम मीगा के पीछे। मोदी की परीक्षा या भारत की अवमानना? हम इसको 100% प्रूफ मानते हैं कि किसी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था सिंदूर को रोकने के लिए। कांग्रेस घरेलू विपक्ष या विदेशी पक्षकार? कांग्रेस आज आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। एक शब्द में, राहुल गांधी। एंटी नेशनल। नरेंद्र मोदी सर्वोच्च देशभक्त। प्रियंका गांधी। नॉट सीरियस। ओवैसी बंद घड़ी जो सही समय कभी कभी दिखाती है, 2 बार दिन में। अरविंद केजरीवाल। झूठ शब्द को अगर कभी रिप्लेस करना हो तो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। भाई से भाई की लड़ाई? महाभारत का किस्सा। राहुल गांधी कहें शहजाद बहुत हो गया, अब आ जाओ यार। कांग्रेस मोदी को अपना नेता मान ले, कांग्रेस देशभक्ति की राह पर चल ले, और कांग्रेस जैसे महात्मा गांधी ने बताया था अपनी दुकान बंद कर ले, सब एक साथ ही हो जाएंगे। शहजाद पूनावाला का भी तो घर है, तो वो अपने घर में क्यों नहीं, तोड़ेंगे? मैं एक ऐसा भूभाग बनाना चाहता हूं जहां पर केवल इस्लाम सरवाइव करे, बाकी सब काफिर है। काट दो, मार दो, अगर वो इस्लाम या मुस्लिम नहीं है तो। हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी आई, आपको क्या लगता है कि इसका आर्किटेक्ट या चीफ आर्किटेक्ट कौन था? राहुल गांधी। राहुल गांधी। चिदम्बरम या शिंदे या जो ये लोग थे, ये सब उसी थ्योरी को आगे बढ़ा रहे थे? सुशील कुमार शिंदे हो या चिदम्बरम हो, इन लोगों ने इसी पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस किया। आसिफ इब्राहिम साहब, वो कह रही थी कि इशरत जहां एलईटी की ऑपरेटिव है, मोदी जी को मारने के लिए आई थी। मैं कहता हूं, मैं बढ़ता हूं, मैं नभ की चोटी चढ़ता हूं, कुचला जाकर धूली सा, आंधी सा और उमड़ता हूं। अज्ञेय की ये जो पंक्तियां हैं, कई बार जो कुछ शख्सियत होती है उन पर बड़ा सटीक फिट होती हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज है जिनके बारे में कभी ये माना गया कि राजनीति में आने से पहले ही उनकी भ्रूण हत्या हो गई, और उसके बाद जब वो राजनीति के फलक पर चमकना शुरू हुए तो जो लोग उनको सितारे समझने की कोशिश कर रहे थे, वो एक ऐसे प्रखर सूर्य के रूप में उभर कर आए कि वाकई लोगों को लगा कि ये शख्स कहाँ छिपा हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जिस समय नाम लेते हैं उस शख्स का, तो उसके बाद लोगों की एकदम से नजर पड़ती है, अरे क्या हुआ। और उसके बाद जब वो टीवी के पर्दे पर बोलते हैं तो कभी उनके विट, कभी उनका एग्रेशन, कभी उनके तर्क, कभी उनके तथ्य, कभी अंग्रेजी में, कभी हिंदी में। उसके बाद जब वो बोलना शुरू करते हैं तो आप सब लोग उनको सुनते हैं, सराहते हैं। लेकिन आज जब वो मेरे साथ हैं, शहजाद पूनेवाला, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पॉडकास्ट विद राजकिशोर बुलंदशहर टीवी पर आपने समय निकाला, अपने बहुत मशरूफ समय में। मैं जानता हूं कि काफी डिमांड रहती है आपकी, लेकिन आप यहाँ आए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं आपके मंच पे आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। लेकिन अब आज जब वो मेरे सामने बैठे तो आप समझ लीजिए कि क्या क्या विषय चल रहे हैं देश में। हिंदू आतंकवाद का एक गुब्बारा था, या जो मुद्दा था उसको पूरी तरीके से एनआई कोर्ट ने ध्वस्त किया है। इसके साथ ही ट्रम्प टैरिफ, ट्रम्प और मोदी, एसआईआर भी चल रहा है, वोटों की चोरी का भी चल रहा है, और खासतौर से जब राहुल गांधी का मसला होता है तो शहजाद पूनावाला को लोग कोट करते हैं। तो शुरुआत में करूंगा आपसे। देखिए, समस्या यही है कि शहजाद होना तो ठीक है, पर शहजादा मानसिकता होना गलत है। तो मोदी जी ने भी उस समय वही कहा था कि शहजादे ने शहजाद को पार्टी से निकाल दिया। और आज भी ये तीनों विषय जिसका आपने उल्लेख किया है, उसमें शहजादा मानसिकता अभी भी दिख रही है, परिवार तंत्र, संविधान तंत्र और देश तंत्र के ऊपर। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा राहुल गांधी से जी। मतलब, लेकिन राहुल गांधी अभी तो बात कर रहे हैं ज़्यादा एसआईआर की, लेकिन उससे पहले कुछ और मुद्दों पर बात की, और उस पर आपको हमने सुना भी है। लेकिन खास तौर से जब ये एनआईए कोर्ट का फैसला आ चुका है, और उसी समय जब उन्होंने हिंदू ज़्यादा हिंसक होते हैं यहाँ से लेकर तमाम चीज़ें जब बातें करनी शुरू की,
तो आप कांग्रेस में थे उस समय, जहाँ तक मुझे याद है। उसके बाद कांग्रेस से जब भाजपा तक का जो आपका सफ़र रहा है, मुझे लगता है कि ये जो पूरा एक चरणबद्ध तरीके से कुछ चीज़ें हुई, एक दिन में फैसला नहीं हुआ, इसको आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे शहजाद जी? देखिए, हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस पार्टी को लेकर, वो वही है कि उन्होंने जो सही सेकुलरिज्म है, असली सेकुलरिज्म है, उसको कभी प्रैक्टिस नहीं किया। सेकुलरिज्म का मतलब धर्मनिरपेक्षता नहीं है, क्योंकि ये देश धर्मविहीन देश नहीं है, ये देश धर्म प्राण देश है। हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो यतो धर्मस्थतो जय। हमारे लोकसभा में भी लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तन। तो हम धर्म के साथ ही रह सकते हैं। राजनीति में धर्म का होना बहुत ज़रूरी है। राम राज्य की कल्पना महात्मा गांधी भी करते थे, ये राम बोलते थे। परंतु कांग्रेस ने धर्मनिरपेक्षता की बात की, ना कि पंथ निरपेक्षता की, जब उसने सेकुलरिज्म की बात की। और उन्होंने हमेशा हिंदुओं को टारगेट करना और मुस्लिम तुष्टीकरण करना, इसी को सेकुलरिज्म की परिभाषा बना दिया था। चाहे आप उस समय देखिए, नेहरू जी हिंदू कोड बिल के लिए तो प्रयास करते हैं, नेहरू जी सोमनाथ मंदिर का तो विरोध करते हैं, पर दूसरी ओर खुलेआम जिस प्रकार से मुस्लिमों की तुष्टीकरण की गई, पर्सनल लॉज को मुस्लिमों के तब रिफॉर्म किया जा सकता था, नहीं किया। कट्टू अगर आज देखें तो वही चीज़ कि मुस्लिमों को धर्म के आधार पर आरक्षण से लेकर फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज मुसलमानों का होगा, ये कहना, और आज भी जब आतंकवाद की कोई घटना होती है तो उसमें तुरंत आ जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। हम भी ये मानते हैं, परंतु हिंदू लिंचर बन जाता है, जय श्री राम बोलकर लिंचिंग हो जाती है, और सैफरन टेरर और हिंदू टेरर का एक पूरा प्रपंच रचा जाता है, जो कि साफ साफ नज़र आता है 2004 से 14 के बीच में जो भी इस्लामिक जिहाद के आतंकी हमले हुए, उससे दोष हटाकर एक हिंदू टेरर की थ्योरी गढ़ी गई उस समय पर, वो भी वोट बैंक नीति को राष्ट्रीय नीति के ऊपर रखते हुए। आपको याद होगा समझौता ब्लास्ट हुआ, हम एक तरफ कह रहे थे कि समझौता ब्लास्ट में पाकिस्तानी टेररिस्ट ग्रुप्स का हाथ है, और घर में हम हिंदू टेरर की थ्योरी दे रहे थे। मालेगांव में मुस्लिम कई लोग पकड़े गए थे, अक्यूज्ड, उनको छोड़ा गया, और उसके बाद एक नई थ्योरी हिंदू टेरर की रची गई। उसी प्रकार से आप देखिए कि 26/11 होता है, अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, उसके बाद भी 1 महीने में किताब तैयार होती है कि हिंदू टेरर था। और अब पहलगाम जब हुआ तो 24 घंटे के भीतर, यहाँ पे मेरे बड़े भाई आए थे, उनके रिश्तेदार रॉबर्ट वाड्रा, उन्होंने एक ही दिन में बता दिया हिंदू तो जिम्मेदार है। और अभी चिदम्बरम जी का लेटेस्ट बयान देखिए कि पाकिस्तान आतंकी इसमें जिम्मेदार है, इसका क्या प्रमाण है, होम ग्रोन टेररिस्ट। तो चाहे पुलवामा हो, चाहे पहलगाम हो, चाहे समझौता हो, चाहे आज की तारीख के जो भी हो आतंकी हमले, उसमें इस्लामिक जिहादियों को क्लीन चिट देना और हिंदू टेरर की थ्योरी गढ़ना, क्योंकि हिंदुओं पर हमेशा एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने हमला किया। मैं इसको इस प्रकार से डालूं कि सनातन हिंदू का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, यही कांग्रेस की बन चुकी है पहचान। और ये सोची समझी रणनीति के तहत ही इनकी जो सो कॉल्ड वोट बैंक की पॉलिटिक्स को इन्होंने सेकुलरिज्म का बुर्का पहनाया, और आज वही किया जा रहा है। अब आते कोर्ट ने जब ये हिंदू टेरर की थ्योरी को डेमोलिश किया, लोगों को बाइज्जत बरी किया, एविडेंस मैनिपुलेट किए गए थे, ये स्पष्ट तरीके से कहा। उसके बाद 1 घंटे के अंदर क्या बयान आता है पृथ्वीराज चौहान का कि आप हिंदू या सनातनी आतंक कह सकते हैं। और उसी दिन प्रियंका वाड्रा जी पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या बोलती है, पहलगाम में जहां पर पैंट उतार कर, कलमा पढ़वा कर, हिंदू है या नहीं है ये चेक करवा कर आतंकी हमले हुए, वहां पर तो वो बोलते हैं कि वो तो सेकुलरिज्म था, वो तो कोई धर्म देखकर नहीं मारा गया, पर हिंदू आतंकी होता है। इस देश में मैं आपको एक बात बोल दूं, कभी हिंदू आतंकी हो ही नहीं सकता। अपने घर में कौन बम फोड़ेगा, ये हिंदुस्तान है ना। आतंकवाद क्या होता है, किसी और के घर में जाकर बम फोड़ना। नहीं, पर जो मुसलमान यहाँ पर हैं, शहजाद पूनावाला अगर यहाँ पर हैं तो शहजाद पूनावाला का भी तो घर है, तो वो अपने घर में क्यों बम नहीं फोड़ेंगे? तो हम तो ये कह रहे हैं कि किसी भी आतंकवाद की जो घटना है वो किससे प्रेरित होती है, वो एक फिलॉसफी से प्रेरित होती है। जैसे कि आप देखो कि नक्सलिज्म ये माओइस्ट फिलॉसफी से जो कहती है कि बुलेट होना चाहिए, बैलेट पे हम विश्वास नहीं रखते। अब कोई हिंदू टेरर जब गढ़ता है तो मुझे एक आप बता दो जिसमें कि कोई आतंकी थियोलॉजिकल बेसिस बताकर उस पर हमला करता है, किसी पे कोई थियोलॉजिकल बेसिस नहीं देता है। मैं बड़े क्लियर और ओपनली बात कर रहा हूँ।
कोई संकोच नहीं कर रहा हूँ। कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं पर एलटीटी का देख लो, उल्फा का देख लो। एलटीटी तमिल के लिए कर रहा था, उल्फा असम के लिए कर रहा था। उनका कोई स्टेटेड ऑब्जेक्टिव रिलीजियस डॉक्ट्रिन से उनके हिसाब से नहीं था। दूसरी ओर मैं एक ऐसा भूभाग बनाना चाहता हूं जहां पर केवल इस्लाम सरवाइव करे, बाकी सब काफिर है, काट दो मार दो अगर वो इस्लाम या मुस्लिम नहीं है तो। जैश ए मोहम्मद नाम रखना, लश्कर ए तैयबा नाम रखना, अगर ये इसका रिलीजियस थियोलॉजी से बेसिस नहीं है तो हजारों फतवे जारी होने चाहिए थे ना। अल-कायदा पर हजारों फतवे जारी होते, लश्कर ए तैयबा पर हजारों फतवे जारी होते, जैश ए मोहम्मद पर कितने फतवे जारी हुए। इसीलिए मैं कह रहा हूं हिंदू को आतंकी कहना यह सरासर गलत है। हिंदू अगर सेकुलर नहीं होता, हिंदू अगर डेमोक्रेटिक नहीं होता तो ना इस देश में सेकुलरिज्म होती, ना इस देश में डेमोक्रेसी होती। सयाद जी बहुत खुलकर आप बात कर रहे हैं, लेकिन मैं ये अब आपसे समझना चाहूँगा, ये जो पूरा जो हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी आई, आपको क्या लगता है कि इसका आर्किटेक्ट या चीफ आर्किटेक्ट कौन था? राहुल गांधी। आपको लगता है कि प्रमाण है भाई साहब, आपकी स्टोरीज पढ़ी है मैंने। उस समय पर राहुल गांधी, आपको याद होगा, नए नए आए थे, 2004 में चुनाव लड़ा और उनका बड़ा जलवा चलता था कि ये रॉकेट लॉन्च हो जाएगी, कवर मैगजीन के कवर में आते थे। तो ये बड़े सारे एम्बेसडर्स से भी मिलते थे विदेश के एक एम्बेसडर से मिले, टिमोथी रोमर शायद, या उनका नाम था या कुछ ऐसे ही था, यूएस के एम्बेसडर थे भारत में। उन्होंने उस समय स्टेटमेंट दिया था जो आगे जाके विकीलीक्स क्या है कि बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के जो ऑफिशियल्स अपने केबल्स भेजते थे स्टेट डिपार्टमेंट को, हाँ, जो उसको लीक किया। तो वो बेसिकली फैक्चुअली करेक्ट ही है, और अगर करेक्ट नहीं होता तो उसको सू कर देते। उसमें लिखा गया था कि जब पूरी दुनिया में इस्लामिक जिहाद का, हमने तो 9/11 देखा और पूरी दुनिया में हमले हो रहे थे, और भारत में तो हर दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते एक बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट किसी बड़े शहर में होता था, शुक्रवार लगातार ये होते थे। उस समय पर राहुल गांधी ये स्टेटमेंट देते हैं कि इस्लामिक जिहादी ग्रुप से ज़्यादा खतरनाक हिंदू टेरर है, जबकि कोई भी आज तक प्रूवन कन्विक्टेड केस नहीं है सो कॉल्ड हिंदू टेरर, सैफरन टेरर का। उस समय तो और भी नहीं था। उस समय पर आप देखेंगे, फिर जैसे ये बयान आता है तो चिदम्बरम, उसके बाद शिवराज पाटिल, सुशील कुमार शिंदे, तीनों ही होम मिनिस्टर, और दिग्विजय सिंह जो होम मिनिस्टर से भी ऊपर थे, क्योंकि बताया जाता है कई सारे एटीएस के ऑफिशियल्स उन्हें ही कॉल करते थे, होम मिनिस्टर को नहीं, उनको कॉल करते थे। राहुल गांधी का बैरम खान उनको कहा जाता था एक समय में, कह सकते हैं। आपने बहुत ही अच्छा एक एनालॉजी ड्रॉ किया है। तो उस समय पर ये चारों लोग मिलकर इस थियोरी को आगे बढ़ा रहे थे, और उसका सीधा मतलब क्या था? एक तो ये था कि पाकिस्तान और इस्लामिक जिहाद के नाम पर होने वाली चीज़ों को क्लीन चिट दिया जाए, दूसरा वोट बैंक की राजनीति को साधा जाए तुष्टीकरण करके, और तीसरा ये था कि कैसे राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी जो है उसके ढांचे को कमज़ोर किया जाए। और इसका मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ, केवल राहुल गांधी का ही विकीलीक केवल नहीं है। उस समय आंटुले माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर थे। आंटुले ने बयान दिया था कि करकरे जी को कसाब ने नहीं बल्कि हिंदू आतंकियों ने मारा था। वो बयान जब दिया गया तो बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, फिर भी कांग्रेस के कई नेताओं ने उस बयान को अडॉप्ट किया, और उस समय के यूएस के केबल में है कि डिस्पाइट नोइंग दैट दिस वाज द रॉन्ग स्टैंड, कांग्रेस अडॉप्टेड इट फॉर द सिनिकल वोट बैंक पॉलिटिक्स। आप देखिए, कट टू 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस देना पाकिस्तान को, कोई कार्रवाई ना करना, और बराक ओबामा साहब का लिखना कि बीजेपी को फायदा ना हो जाए, इसलिए कांग्रेस ने कोई कड़ा कदम पाकिस्तान पर नहीं उठाया। तो ये एक सीरीज और एक पैटर्न है। सोनिया गांधी का बाटला हाउस एनकाउंटर के टेररिस्ट के लिए रोना, मोहनचंद शर्मा जी के लिए, और ये सलमान खुर्शीद ने बताया। तो सरेआम खुलेआम आतंकियों को जिस प्रकार से उनकी पैरवी की गई, और इस्लामिक जिहाद की लीपापोती की गई, और हिंदू टेरर को साइमल्टेनियसली बढ़ावा दिया गया बिना कोई प्रमाण, इसके पीछे कांग्रेस पार्टी की सुनियोजित षड्यंत्र और उनकी मानसिकता है। जैसे आपने राहुल गांधी का सीधे सीधे नाम लिया, तो उनके जो मेन टूल जो आपको लगता है कि चिदम्बरम या शिंदे या जो ये लोग थे, ये सब उसी थ्योरी को आगे बढ़ा रहे थे? देखिए, उनको तो आदेश दिया गया था कि इस तरीके की थ्योरी को आगे बढ़ाया जाए, और हमेशा से चाहे सुशील कुमार शिंदे हो या चिदम्बरम हो, इन लोगों ने
इसी पॉलिटिक्स को प्रैक्टिस किया। ये वही सुशील कुमार शिंदे है जो बयान देते हैं कि कश्मीर जाने में, लाल चौक जाने में मुझे डर लगता था। ये वही चिदम्बरम जी है जो जिस प्रकार से एक इशरत जहां के केस में आपने देखा होगा पहली बार हुआ कि सीबीआई और आईबी अलग अलग स्टैंड लेते। आईबी साफ कह रही थी, और आईबी अंडर हुम, आसिफ इब्राहिम साहब, वो कह रही थी कि इशरत जहां एलईटी की ऑपरेटिव है, मोदी जी को मारने के लिए आई थी, उसका इनकाउंटर हो गया था। उस समय पर डेविड हेडली का भी बयान उन्होंने ले लिया था कि ये एलईटी की ऑपरेटिव थी। वेबसाइट्स और उनके पब्लिकेशंस में भी था कि ये एलईटी की ऑपरेटिव थी। आईबी के स्टैंड को पहले सीबीआई ने बोला कि ये आईबी की थी, ये टेररिस्ट ही थी। फिर सीबीआई ने स्टैंड बदला, और इस पे किसने बोला, उनको बुलाना आप कभी अपने पॉडकास्ट में, आरवीएस मनी, कि कैसे टॉर्चर करके उनको और बाकी लोगों से एफिडेविट बदलाए गए, और अपनी ही सरकार के आईबी के स्टैंड को कॉन्ट्रडिक्ट करने का अगर किसी ने काम किया तो चिदम्बरम ने। और अभी चिदम्बरम जी क्या बोलते हैं कि पहलगाम में पाकिस्तान इन्वॉल्व है, इसका कोई प्रमाण नहीं, जबकि टीआरएफ ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो एलईटी का ही फ्रंट है। उसके बाद हमने देखा है कि किस प्रकार से जो पाकिस्तान के बहुत सारे प्रमाण गृह मंत्री जी ने उनके लिंक के बताए हैं, और इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ने भी और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की मॉनिटरिंग कमेटी ने भी, दोनों ने माना है कि ये टीआरएफ का मतलब कि एलईटी का किया धरा है, और पाकिस्तान आतंकवादी नहीं भेजता। अब ये प्रूफ करना पड़ेगा क्या पाकिस्तान आतंकवादी भेजता है? सदन की कार्रवाई शुरू होने से एक दिन पहले बयान आता है। एक दिन पहले नहीं, सुबह आया था वो बयान। तो सिंदूर पे डिबेट होने से पहले, जिसमें कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने नंगा हो जाता फिर से एक बार, उससे पहले स्ट्रेटेजिकली टाइम किया गया। और उस बयान के बाद आप देखिए किसी ने कांग्रेस में उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया, और जो कॉन्ट्रडिक्ट करने वाले लोग थे मनीष तिवारी और शशि थरूर, उनको सिंदूर डिबेट में बोलने का मौका नहीं मिला, चिदम्बरम जी को मिला। इमरान मसूद जिसने महादेव ऑपरेशन की टाइमिंग पे सवाल उठाया उसको मिला। प्रणीति शिंदे, डॉटर ऑफ सुशील शिंदे, बोलती है ऑपरेशन सिंदूर तमाशा था, बुक आपने रखी है वहां पे, वो कहती है तमाशा था, उनको मिला। तो आप बता दो कि अब इसके बाद क्या प्रमाण बाकी है कि सेना का करो अपमान, पाकिस्तान को बोलो भाईजान, यही इनकी पहचान। अब देखिए जो इनके वन लाइनर जो बीच बीच में आते हैं ना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये जो वन लाइनर तमाम लोग को बहुत चुभते हैं। तो लेकिन अब इसी कड़ी में जब आप ये कहते हैं राहुल गांधी को जब आप टारगेट करते हैं, तो कहीं से अंदर शहजाद पूनावाला का कुछ पर्सनल है, लगता है कि कांग्रेस में कुछ ऐसा हो गया। और एक सवाल किसी दर्शक ने, जब मैंने कहा कि पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ तो पूछिएगा उनसे, क्या सवाल पूछ सकते हो, जानते हो उन्होंने क्या पूछा? उनसे पूछिएगा कि राहुल गांधी बेल पे हैं, शहजाद जो है भाजपा में है, कौन ज़्यादा आज़ाद महसूस कर रहा है अपने आप को? देखिए ऐसा है कि वो अपने कुकर्मों और कुकृत्यों की वजह से बेल पर है, मैं अपने सुकर्मों की वजह से आज भाजपा में हूँ। तो ये हम में अंतर है। मेरा कोई राहुल गांधी से कोई व्यक्तिगत विषय नहीं है, पर हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा राजकिशोर जी, क्योंकि आपने तो मुझे बड़ा होते हुए और अब मेरी पूरी राजनीतिक यात्रा को एक प्रकार से स्वयं देखा है। ये सच है। मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी पूरी जवानी खपा दी, जो भी उनका स्टैंड था वो स्टैंड को शिद्दत से भी रखा, ठीक है। उसके बावजूद भी कांग्रेस ने कभी मेरी कदर नहीं की। मेरी क्या, हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे व्यक्ति हो या मुझसे भी बड़े नेता गुलाम नबी आज़ाद जैसे लोग हों, उनकी कभी कदर नहीं की। और जिस भाजपा या जिस प्रधानमंत्री मोदी जी को हमने क्या कुछ नहीं बोला बीजेपी कांग्रेस में रहते हुए, आप तो जानते हैं डिबेट में बोलते थे, मोदी जी को भी पता है, सबको भाजपा में सबको ऊपर से नीचे पता है मेरे क्या स्टेटमेंट है। फिर भी उस भारतीय जनता पार्टी जिसको कहा जाता है फैसिस्ट, डिक्टेटर, आज़ादी नहीं, स्वतंत्रता नहीं, उस पार्टी ने मुझे मंच भी दिया और प्लेटफॉर्म भी दिया। तो सहिष्णु ज़्यादा कौन हुआ? जिसके बारे में मैंने कभी कुछ गलत नहीं बोला था, पार्टी में रहते हुए उनकी सेवा की थी, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया था, उसने कभी भी हमारे जैसे लॉयल कार्यकर्ताओं की वैल्यू नहीं समझी, क्योंकि हम किसी परिवार से नहीं थे। और जिस व्यक्ति का इतना हमने क्रिटिसिज्म किया, अभी आपने एक तस्वीर देखी होगी, आदरणीय शिबू सोरेन जी हमारे बीच नहीं रहे, तो मोदी जी गए थे सांत्वना देने और हेमंत सोरेन जी से मिलने। वो आपने देखा किस प्रकार से, आप लगा देना अगर आप प्रणाम कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। ये है नरेंद्र मोदी जी। हम राजनीतिक लड़ाई जो है बिल्कुल लड़ते हैं। कल्पना के सिर पे हाथ फेरना
और शिबू सोरेन को गले लग के रोना, यस, जैसे एक मतलब बुजुर्ग को और एक बड़े पॉलिटिशियन को, अजात शत्रु को करना चाहिए, वो कम से कम दिखाई पड़ता है। तो इसको ही कहते हैं कि दल हित के चलते या दलों में हमारे मतभेद क्यों ना हो, देश हित में जब हम बात करते हैं तो मन मिलते हैं। ये तो हमारी संस्कृति है। मोदी जी ने जब म्यूजियम बनाया तो सभी प्रधानमंत्रियों का म्यूजियम बनाया, कुछ लोगों ने केवल नेहरू म्यूजियम बनाया, कुछ लोगों ने केवल इंदिरा का म्यूजियम बनाया। उन लोगों ने तो ढंग से कभी अपने ही प्रधानमंत्रियों को, नरसिम्हा राव जी को इतना भी सम्मान नहीं दिया कि उनके शव को अंदर आने दे। 24 अकबर रोड में राशिद किदवाई ने लिखा है अपनी किताब में, आपने तो देखी है सीताराम केसरी के बारे में क्या किया उन्होंने। तो ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। मेरी लड़ाई ये है कि राहुल गांधी आज भी इमरजेंसी मानसिकता से ग्रसित है। आज भी उनमें डीएनए वही दादी माँ वाला है कि इंदिरा इज इंडिया और राहुल इज इंडिया। मैं आपको उसके 2 या 3 उदाहरण देता हूँ। राहुल गांधी अभी जो नया इनका हल्ला मच रहा है, जो एसआईआर पे बिना एसआईआर की बातें कर रहे हैं, मतलब बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी चुनाव जीते तब इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। राहुल गांधी चुनाव हार जाए तो बोलते मैं एटम बम लेकर खड़ा हूं, मैं फोड़ दूंगा तो इलेक्शन कमीशन कहीं दिखेगा नहीं। ये एलओपी की भाषा है क्या? ऐसी भाषा कांग्रेस का कोई ब्लॉक लेवल का नेता भी ना इस्तेमाल करे। दूसरी बात, यही सेना के बारे में इन्होंने क्या बोला, हमारी भारत की सेना के बारे में? सिंदूर पे तो तमाशा बोला, सिंदूर में छुटपुट, सरेंडर, फेलियर, सब कुछ बोल दिया। मोदी को गाली दो ना, शहजाद को गाली दो ना। सेना को आपने सर्जिकल स्ट्राइक में खून की दलाली, बालाकोट एयर स्ट्राइक में चील कौवे मरे, सिंदूर में तमाशा बोला और बोला सेना की पिटाई कर रही है दूसरी सेना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कोई भारतीय ऐसी बात नहीं करता। क्या सुप्रीम कोर्ट का भी कोई पर्सनल मैटर है क्या राहुल गांधी से? सुप्रीम कोर्ट का कोई पर्सनल मैटर तो नहीं है ना। आपने शहजाद को तो बोल दिया कि चलो मेरा पर्सनल मैटर, सुप्रीम कोर्ट ने बोला भाई साहब। और ये वो व्यक्ति है, आप वीडियो लगा देना अगर हो सके तो, मैं दिखाना नहीं चाहता। एक दिन बोलते हैं 1000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना ने कब्जाया है, दूसरे दिन 2000, तीसरे दिन 44,000, चौथे दिन 4000। भाई बोलना क्या चाहते हो? और देश के खिलाफ। और कौन बोल रहा है? जिनके परिवार के लोगों ने अक्साई चीन दे दिया, जिनके परिवारजनों ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट दे दी, तिब्बत पे चढ़ाई कर रहा था तो चावल दे दिया, एमओयू साइन कर दिया। तो मुझे लगता है मेरी समस्या राहुल से ये है कि राहुल गांधी इमरजेंसी मानसिकता के चलते देश और लोकतंत्र के ऊपर परिवार तंत्र को रखते हैं। ये ईसीआई का नहीं, ये ईएमआई का मामला है। इमरजेंसी माइंडसेट ऑफ इंदिरा एंड एंटाइटल माइंडसेट ऑफ इंदिराज ग्रैंडसन, ये दोनों जब तक चलेंगे तब तक शहजाद ही नहीं, देश का हर एक युवा, हर एक जो व्यक्ति है जो परिवार तंत्र से नहीं निकलता, उनका विरोध करेगा। शहजाद जी, ये हम जब बात इस पर कर रहे हैं तो साथ में अब बात करनी पड़ेगी थोड़ा, अभी मोदी पर सबसे ज़्यादा जो निशाना साधा जा रहा है देश के अंदर भी और अब तो बाहर से, जो माई फ्रेंड मोदी, माई फ्रेंड ट्रम्प, अब की बात ट्रम्प सरकार, हाउडी मोदी, इन सब के बाद 25-50% टैरिफ आ जाना, ये जो पूरा राहुल गांधी का इससे पहले कुछ बयान देना, तो राहुल जो कह रहे थे और जो ट्रम्प जो कह रहे हैं, ये वाकई विकट स्थिति है भाजपा से ज़्यादा भारत के लिए। देखिए ऐसा है कि एक चीज़ तो आप लाइटर नोट पे थोड़ा नोटिस कीजिए, जब तक जिन राष्ट्रीय अध्यक्ष का आपने जिक्र किया वो भारत की प्रशंसा करते थे, तब हमारे ट्रम्पेटियर, वो ट्रम्प है यहाँ पे ट्रम्पेटियर है, ट्रम्पेटियर उनके खिलाफ थे। और जैसे ही वहाँ से भारत विरोधी भाषा शुरू हो गई तो यहाँ के ट्रम्पेटियर उनके साथ हो गए। अच्छा, आप राहुल गांधी को लेकर आपके मन से कुछ जो निकलते हैं, जो वो जज्बात हैं, शब्द हैं, या कुछ मतलब बड़े नैसर्गिक तरीके से निकले, नेचुरल तरीके से, और एक चीज़ समझ में नहीं आती, राहुल गांधी इतने शार्प हैं, इतने श्रूड हैं कि साजिश कर सकते हैं, या आप एक तरफ उनको पप्पू भी कहते हैं? देखिए ऐसा है कि वैसे शातिर होने के लिए समझदार होना जरूरी नहीं है। अच्छा, शातिर होने के लिए केवल अपने मन में जो शैतानी प्रवृत्ति है उसका जागृत होना जरूरी है। तो शैतानी हमेशा समझदार नहीं होते, शैतानी हमेशा शरारती जरूर होते हैं। तो ये शरारत जो है ये आदतन भी है, फितरतन भी है, और ये परिवार का एक प्रकार से चरित्रन भी है। तो ये उनके परिवार की ही लेगेसी है कि ये देश के खिलाफ, हिंदू समाज के खिलाफ हमेशा शरारत और साजिशें रचते रहते हैं। समझदारी का नहीं, ये उनकी शैतानी मानसिकता का। और मैं खुलकर बोलता हूँ, मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ कि पॉलिटिकल डिप्लोमेसी में फंसूंगा। मैं तो सीधे नाम लेकर ही बोल रहा हूँ। मैं तो ये भी कहूँगा कि
आपने एक वो इटालियन पुत्र की कहानी पढ़ी थी, युवा इटालियन पुत्र की, जो झूठ बोलता था तो नाक लंबी होती थी? अच्छा, देखिए आपको समझ गए ना, पर नाम लिए बगैर। कभी कभी नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती है। पहले जिसका नाम सोचा वही नाम भी ठीक था। तो देखिए ऐसा है, भारत की राजनीति का पिनोकियो है राहुल गांधी, और मैंने आज तक जो भी उनके ऊपर आकलन किया वो सही किया है। जो मैंने उस समय बोला था, लोग मुझ पे ताना कसते थे, वो लोग आज मेरी पार्टी में आ गए जो मुझ पे उस समय ताना कसते थे, आप तो नाम जानते हैं कहीं के। तो मेरा आकलन तो हमेशा सही रहा है। और अब मैं राहुल गांधी पे जो आपने ट्रंप के विषय पर बोला, ये 25%, 50%, 30%, 40%, ये तो 100% प्रूफ है कि हमने सिंदूर उनके कहने पर नहीं रोका। भाई लॉजिकली सोचिए, अगर सिंदूर उनके कहने पर रोका होता और हमें ट्रेड डील मिल रहा था, तो ट्रेड डील कहाँ है? रशिया का तेल को लेकर हम क्यों अड़ जाते हैं? और हम भी तो एक प्रस्तावित कर देते ना, नोबेल पीस प्राइज इनको मिल जाए। ये तीनों लक्षण तो उनके हैं जो सरेंडर कर गए। तो आज तो मैं कहता हूं कि ये जो टैरिफ लग रहे हैं, ये टैरिफ वैसे उनके उपभोक्ताओं को भरना है, हमको नहीं भरना। पर कांग्रेस की एक विद्वान प्रवक्ता है, कांग्रेस में विद्वान का स्तर भी तो राहुल जी से शुरू होता है, तो कहाँ अंत होगा तो आप समझ रहे हैं। शमा मोहम्मद है, उन्होंने लिखा कि भारत के उपभोक्ताओं को 25% टैक्स टैरिफ बढ़ा के भरना पड़ेगा। ये तो उनके सोच का दायरा है। एनीवे, ये उनके उपभोक्ताओं पर 25% या 50% का लगेगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि देखिए 2-3 बातें हैं, इसको थोड़ा डिटेल में बोलना चाहता हूँ। पहले तो क्या ये टैरिफ केवल भारत पे लगा है? ना, कनाडा पे भी 35% लगा है, स्विट्जरलैंड पे 39% लगा है, चाइना पे भी लगा है, ब्राज़ील पे 50% लगा है। हमारे साथ जो कंपटीशन करते हैं एक्सपोर्ट्स में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में, जैसे वियतनाम हो गया, बांग्लादेश हो गया, उनके ऊपर भी लगा है। तो इसका मतलब हमारी विदेश नीति विफल है तो उनके ऊपर भी लग गया। तो ये विदेश नीति विफल होने का प्रमाण नहीं है। ये उन्होंने अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी के हिसाब से उन्होंने चीज़ें की है। अब जब उन्होंने ये स्टैंड लिया तो पहली बार भारत ने 2 टूक लिखित में सीधा हिपोक्रेसी इसमें कितनी है वो दिखा दिया, और नाम लेकर कि भाई साहब आप रशिया से यूरेनियम खरीदो, आप रशिया से फर्टिलाइजर खरीदो। यूरोपियन यूनियन रशिया से $67 बिलियन के गुड्स और $17 बिलियन के सर्विसेज खरीदे, वो सब ठीक, और हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए हम कुछ ले तो गलत। इसके अलावा उनके ही नेता, भाई यहां पर भारत के नेता तो बोल ही रहे हैं, उनके ही नेता बोल रहे हैं, निकी हेली रिपब्लिकन पार्टी से, इनके एक सेनेटर या एक कांग्रेसमैन है लिंडजी ग्राहम, उन्होंने ट्वीट किया कुछ होशियारी में, तो उन्हीं के कम्युनिटी नोट्स पे आ गया एक्स पे। एक्स किसका है? एलॉन मस्क का, उनके मित्र का। अब मित्र है कि क्या है मुझे नहीं पता, वो जो भी है। तो उन्होंने कम्युनिटी नोट डाला कि भाई साहब यूएस और यूरोप इतना खरीद रहा है। फिर आप देख लीजिए कि एक के बाद एक जो स्टेटमेंट्स आए हैं। हमारे दोवाल साहब तो रशिया में हैं, और साथ ही में आपने देखा ब्राज़ील के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्टेटमेंट आ गया कि भाई मैं तो मोदी जी से बात कर लूँगा। ट्रंप साहब से भी पूछा गया कि आप भी इंपोर्ट कर रहे हो रशिया से, तो वो बोले कि मैं चेक करके बताता हूँ। तो मुझे लगता है कि पहली बार इतने क्लियर कट तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ने जो इस विषय पर एक दोहरा रवैया दिखाया है, दोहरा मापदंड दिखाया है, उसको कॉल आउट करने का काम किया था। अब इससे उलट आप देखिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव करते हैं, ये बोलते हैं इंदिरा होती तो ये नहीं करती। इंदिरा जी का आपको मैं बताता हूँ, 1971 में तो युद्ध लड़े ना हम पाकिस्तान से, और 2 टुकड़े सैम मैनेक्शॉ ने किए। उस समय पर तो अमेरिका ने डायरेक्ट सपोर्ट किया, $2 बिलियन का। आपने देखा होगा इंडियन आर्मी ने ट्वीट भी किया है कि वॉर मशीन फंड करने की बात है तो आपने $2 बिलियन का वेपन्स दिया था पाकिस्तान को, और 7th फ्लीट भेजी थी। ये रिश्ते थे उस समय अमेरिका से। उस समय पर अमेरिका के निक्सन से मिली भी है, और उनका 1971 का लेटर है जो शायद कोट किया है होम मिनिस्टर ने या प्राइम मिनिस्टर ने अभी सिंदूर की डिबेट में, कि उन्होंने लिखा, योर एक्सेलेंसी निक्सन जी, आपका इतना इन्फ्लुएंस है, आप इन्फ्लुएंस यूज करके पाकिस्तान को बोल दीजिए ना ठहर जाए कहीं पे। ये इनकी भाषा थी। अच्छा, 1971 में तो पूरा युद्ध था ना, 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के, सैम मैनेक्शॉ ने किए। उस समय पर जो बाबू जगजीवन राम डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि पीओके ले लेते, क्यों नहीं लिया। उन्होंने बोला करतारपुर ले लेते, क्यों नहीं लिया। और फिर आप देखिए सैम मैनेक्शॉ जी का इंटरव्यू, मैं आपको वीडियो दे दूंगा,
सैम मैनेक्शॉ जी ने बताया इंटरव्यू में, जो उन्होंने बाद में किया था, कि जो भी हमने मैदान में कमाया इंदिरा ने जाकर शिमला में गवाया। और भुट्टो, उनके शब्द में कोट अनकोट, भुट्टो मेड अ डैश डैश आउट ऑफ हर। आप समझ लीजिए। अच्छा कट्टो आज की बात करते हैं, आप बोलेंगे कहाँ पुराने ज़माने में, तुम इतिहास में ही चले जाते हो नेहरू इंदिरा पे, आज के ज़माने में आ जाते हैं। 26/11 के बाद क्या स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया? अमेरिका के बोलने पर हमने बातचीत पाकिस्तान से शुरू कर दी और मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया। फलीओमी मेजर बोलते रह गए कि भाई अटैक करो, नहीं किया। क्यों नहीं किया? उससे पहले जस्ट आज और नरसिम्हा राव जी को जब दबाव आया यूनाइटेड स्टेट्स का, तो हमने न्यूक्लियर टेस्ट रोक लिए। हुए कब? वाजपेयी जी के ज़माने में, जबकि सैंक्शन लगा तब भी हमने उसको झेल लिया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जिस प्रकार का क्लियर कट स्टैंड इंडिया लेने की सिचुएशन में है, आपके ज़माने में कभी नहीं लिया गया। और आज आप किस मुंह से ये बोलते हैं? और हाँ ठीक है, उन्होंने हम पे ये टैरिफ लगाया है, भारत पर ना वो बोलते ना पुष्पा, ना झुकने वाला है ना रुकने वाला है। भारत अपने हितों के, अपने उपभोक्ताओं के हितों के साथ, अपने किसानों के हितों के साथ 1 रुपए का समझौता नहीं करेगा। और यही बात आज प्रधानमंत्री जी ने भी MS स्वामीनाथन सेंटेनरी लेक्चर में भी कही है कि हम अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या चाहते हैं वो? किसानों के साथ हम उनको धोखा दे दें? हाँ, आज कहा प्रधानमंत्री जी ने, और ये भी कहा कि मतलब कैसे उसकी कोई व्यक्तिगत कीमत भी चुकाने के लिए वो तैयार हैं। परंतु राहुल गांधी का जो एक स्टेटमेंट जो सबसे ज़्यादा जो अभी वायरल हो रहा है और जो लगातार जो बात करते चले आ रहे हैं, डेड इकोनॉमी। अरे यार सर, एक काम कीजिए, आप शहजाद पूनावाला का तो बयान जानते ही होंगे कि इसमें क्या बोलूँगा। राजीव शुक्ला CWC मेंबर एंड MP, उनको माइक लगाया, सर इकोनॉमी डेड हो गई है। लेकिन क्या ये, उन्होंने, उनके शब्द बोल रहा हूँ, मेरे नहीं है, ट्रम्प इज डिल्यूजनल। तो ट्रम्प जो डिल्यूजनल है, उनकी बातों को कोट करने वाला क्या हुआ फिर? ये शुक्ला जी के बयान है, मेरे बयान नहीं है। फिर वो गए माइक लगाया कि भाई मिस्टर थरूर आप कुछ बोल दीजिए। तो उन्होंने बोला हमारी इकोनॉमी तो बहुत अलाइव एंड किकिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमीज है। फिर वो गए कार्ति चिदम्बरम के पास में, बोले ट्रम्प जी को सीरियसली नहीं लेना है, जितना वो बोले उनसे उतना हमको सोबर रहना है। ये इनके 3 MP के बयान बोले। अब मैं अपने बयान पे आता हूँ। हमारी इकोनॉमी डेड है जब हम फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, जब हम 11वें से 5वें स्थान पे आए, 4थे स्थान पे जा रहे हैं, जब हमारा डबल डिजिट इन्फ्लेशन नहीं, आज सिंगल डिजिट अंडर 4%, अभी पिछले महीने तो 3% के नीचे चला गया था और होलसेल इंडेक्स तो नेगेटिव में भी चला। तब हमारी इकोनॉमी डेड है जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स $600-700 बिलियन, हाईएस्ट GST कलेक्शन 2 लाख करोड़ के ऊपर लगातार जा रहा है, हाईएस्ट हमारे एक्सपोर्ट्स है। और इकोनॉमी अलाइव कब थी? जब 10% इन्फ्लेशन था, जब 11वें स्थान पर पॉलिसी पैरालिसिस से लुढ़क रहे थे, जब हमारी पर कैपिटा इनकम आज से आधी थी, जब हम लोगों के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स मात्र 200 बिलियन $250 बिलियन थे, तब इकोनॉमी अलाइव थी। अरे बाकी सब छोड़ दो, जिनका बयान राहुल जी ट्रम्पेटियर की तरह कोट कर रहे हैं ना, उन ट्रम्प साहब के ट्रम्प कंस्ट्रक्शन का ही आंकड़ा देख लो। पिछले 4-5 सालों में 11 मिलियन स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन वो करा रहे हैं। डेड इकोनॉमी में कोई खरीदेगा ट्रम्प टावर? इकोनॉमी डेड नहीं है, इसीलिए तो इतने % ग्रोथ हो रही है ना ट्रम्प टावर्स की। तो मुझे लगता है कि देखिए इकोनॉमी डेड नहीं है, कुछ लोगों की बुद्धि, कुछ लोगों का राजनीतिक करियर और कुछ लोगों की देश के प्रति जो हमारी भावना होती है ना, वो डेड है। वो डेड होने के कारण उनको हर चीज़ डेड नज़र आती है। उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। इकोनॉमी अलाइव एंड किकिंग है और हमारी इकोनॉमी आज जिस स्तर पे है, आज इस इकोनॉमिक प्रोग्रेस की वजह से ही हम लोगों को IMF बोलता है कि भाई पूरी दुनिया के अंधकार में अगर कोई एक दीपक है तो भारत है। वर्ल्ड बैंक बोलता है, जापान के लोग बोलते हैं। अभी हमारे यहाँ पे मार्कोस जी आए थे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, उन्होंने बोला है। तो क्या ग्लोबल साउथ हो, क्या अफ्रीका के नेशन हो, क्या IMF हो, क्या वर्ल्ड बैंक हो, क्या जापान हो, सब लोग मानते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी दुनिया को संभल देने वाली इकोनॉमी है, दुनिया को। अब इस पे ट्रम्प वाले विषय पे एक और चीज़ बोलनी है जी। अभी इनका एक नया नैरेटिव शुरू हुआ। जैसे कल मैं एक डिबेट में था, तो इनकी एक प्रवक्ता है, चीखती चिल्लाती गाली बहुत देती है। समझ गए? नाम लिए बिना, देखो नाम लिए बिना भी बहुत सारी चीजें बोली जा सकती है। मैं आपको बोलूं देश का सबसे भ्रष्ट परिवार, मैं आपको बोलूं चारा चोर, मैं आपको बोलूं टोटी चोर, सब नाम के बिना आप समझ गए। नहीं, मैं आखिरी सेगमेंट में आपसे जो है कुछ इसी तरीके के जो है आपके वो लूंगा, लेकिन आप पहले जो ट्रम्प की जो बात कर रहे हैं। हाँ, तो देखिए ऐसा है, उन्होंने एक नया थियरी गढ़ा कि हमने सस्ता तेल क्यों खरीद लिया, इसमें क्या फायदा हो गया? ये AA का फायदा हो गया, AA का।
ठीक है। उसके बाद आपने देखा होगा एक बयान सामने आया एरिक गारसेटी का। एरिक गारसेटी हमारे भारत में यूनाइटेड स्टेट्स के एम्बेसडर भी थे, पर यूजुअली ये लोग क्या करते हैं, अपने बड़े नेताओं को ही एम्बेसडर वगैरह भेजते हैं। ये डेमोक्रेटिक पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बाइडेन के बहुत करीबी थे। बाइडेन ने लंबी लड़ाई लड़ी, उनके ऊपर एलिगेशन लगे थे, तो सेनेट वेनेट में बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाके वो एम्बेसडर बने थे। बहुत समय तक हमारे पास एम्बेसडर नहीं था यूएस का। एरिक गारसेटी का एक पुराना बयान आया कि अमेरिका को न केवल पता था बल्कि अमेरिका एंडोर्स कर रहा था कि भारत सस्ता तेल खरीदे रशिया से। क्यों? क्योंकि उस समय पर अमेरिका चाह रहा था कि ग्लोबल प्राइसेस मेंटेन रहे, कोई उसका दबाव ना बनाए ग्लोबल प्राइस ऑयल हमने प्राइसेस अपने का। जवाब में स्पष्ट भी किया है, स्पष्ट किया है, स्टार्टिंग लाइन में लिखा है। और इससे क्या हुआ कि यूरोप ने भी हमसे बहुत तेल खरीदा जो हमने रिफाइन करके दिया, जिससे कि पूरी वर्ल्ड इन्फ्लेशन पे तो इसका कृपा की पूरे विश्व पे अगर देखा जाए तो भाई साहब हमारी वजह से पूरी ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का फायदा रहा। और देखो, मुझे मेरे देश लोगों से ज़्यादा मतलब है, हमारा जो 10% 12% इन्फ्लेशन था वो 4% 5%, जबकि 2 वैश्विक चुनौतियां हमारे सामने थी, कोविड की भी और यूक्रेन रशिया युद्ध की भी। तब भी हमारा इन्फ्लेशन बहुत कम रहा, 25-26 लाख करोड़ का भारत को एक प्रकार से सेविंग्स हुई। पर मैं ये बोलना चाहता हूं कि मोदी जी इतने ताकतवर है भाई कि अब केवल रिपब्लिकन पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक पार्टी से भी बुलवा रहे थे कि भाई रशिया का तेल खरीद ले हम। जबकि रशिया से कुछ चीजें खरीदने पर दुनिया भर में सैंक्शन लगाई जा रही थी अमेरिका उस समय पर भी, कैप्सा में और वगैरह। गजब के लोग हैं। और उस समय आपको याद होगा एक चीज कांग्रेस वाले भूल जाते हैं, पर क्योंकि आपका पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया जा सकता है, यूक्रेन रशिया का जब युद्ध शुरू हुआ तब ये रोज कांग्रेस वाले दांत घसे बगैर बोलते थे यूक्रेन के लिए वोट कर दो ना यूनाइटेड नेशन में। क्या मतलब है, यूक्रेन के लिए कर दो ना, यूक्रेन के लिए कर दो ना। हमने तब बोला कि हम ना यूक्रेन ना रशिया, हम पीस के साइड पे। फिर मोदी जी ने जाके समझाया था पुतिन को कि भाई ये युद्ध का नहीं, ये बुद्ध का जमाना है। हमने जेलेंस्की को भी मिलकर हमारी बात कन्वे की थी, हमने अपना प्रिंसिपल स्टैंड रखा। इसकी वजह से S-400 भी आए और ना अमेरिका में सैंक्शन लगा हम पे कैप्सा में। हमने तेल भी खरीदा, हमने ईरान पे हमारी जो डिपेंडेंसी थी, सऊदी पे जो डिपेंडेंसी थी उसको कम किया। जो ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट हुआ उसमें हम बचे। और उसके साथ साथ आपने देखा होगा कि हमने अपनी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, फिर ये पॉलिसी पर मनमोहन सिंह उनके जस्ट जाने से पहले और स्वयं राहुल गांधी ने बोला कि जो मोदी की पॉलिसी थी रशिया यूक्रेन की, हम मानते वो सही थी। ये विदेश नीति पे बोल रहे हैं। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी शहजाद कि आप जब अमेरिका जैसा आपका स्ट्रेटेजिक एलाई मित्र देश है, और बात ये सिर्फ मोदी और ट्रंप की नहीं है, भारत के साथ में जिस तरीके से अमेरिका के रिश्ते हैं, हमारा बहुत बड़ा रणनीतिक साझेदार है। और सच है कि $7.38 बिलियन का हम अगर वहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अगर हमारा वहाँ पर टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 50% तक हो गया, कुछ चीज़ों में हालांकि उन्होंने अपनी चीज़ें रोक ली हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और अभी मोबाइल जैसी चीज़ों पर तो वो नहीं कर रहे हैं, वो कब करेंगे पता नहीं। पर जो हमारा जो लोगों का जो मार्केट था, जो MSMEs की बात करें, तमाम चीज़ें करें, तो उस पर तो इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है, उस पर तो असर पड़ेगा। देखिए, भारत और अमेरिका का जो रिश्ता है वो 3 P पे ऑपरेट होता है। एक है पीपल टू पीपल, एक है पॉलिसी टू पॉलिसी, और एक है पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी। ये जो पीपल टू पीपल और पॉलिसी टू पॉलिसी, ये बहुत मजबूत और एक ऐसा रिश्ता है जो केवल एक कोई पिलर में अगर कमी आ भी जाए तो इन 2 मजबूत पिलर्स के आधार पर भारत अमेरिका का जो रिश्ता है, हमारे लोग वहाँ पर रहते हैं। हमारे लोगों ने अमेरिका को, उनकी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने में, और उनके आज भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे इंडियन ओरिजिन के लोग सरकार के और उनके बिजनेसेस के लीडर्स हैं, उनके CEOs भी हैं, उनके डायरेक्टर्स भी हैं, उनके बड़े बड़े ओहदों पर आज भारत के मूल के लोग बैठे हुए हैं। तो हमारा पीपल टू पीपल बहुत गहरा रिश्ता है और ये कभी प्रभावित नहीं हो सकता। पॉलिसी टू पॉलिसी एक है, हालांकि मैं इंडिया को ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी मानता हूँ और लार्जेस्ट भी मानता हूँ, पर अमेरिका के लोग मानते हैं कि उनकी भी बहुत ओल्ड डेमोक्रेसी है। हम लोग का डेमोक्रेसी टू डेमोक्रेसी वाला एंगेजमेंट है। हम 2 स्ट्रॉन्ग पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी है पूरी दुनिया के। एक में 1.4 बिलियन लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं, वहाँ पर इतने हाई प्रॉस्पेरिटी वाले लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं। वो अमेरिका में डेमोक्रेसी, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी का बीकन है, हम एशियन कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी का बीकन है। ये 2 लोकतांत्रिक देश, जो हमारी पॉलिसी रही है उसका भी हमारे में बहुत समन्वय है और हमारे कई जगहों पर इंटरेस्ट मर्ज भी करते हैं, मैच भी करते हैं। अब आते हैं टैरिफ को लेकर। टैरिफ को लेकर ये है कि हमारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स भी है, गुड्स के और सर्विसेज के भी है।
फिलहाल अभी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स पर इसका कोई अंतर नहीं, और हमारा जो मेजर एक्सपोर्ट्स का हिस्सा है अमेरिका को, वो सर्विसेज का भी है, तो उस पर तो कोई इम्पैक्ट नहीं है। दूसरा, जहाँ तक बात है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स का, तो केवल हम पे ही टैरिफ नहीं लगा है। हम पे अगर एक एक्स टैरिफ लगा है तो टैरिफ चाइना पे भी लगा है, टैरिफ वियतनाम पे भी लगा है, टैरिफ बांग्लादेश पे भी लगा है, जो हमारे साथ उस मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट की स्पेस में compete करते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं जिसका उपाय या जिसका रिप्लेसमेंट या जिसका ऑल्टरनेटिव अमेरिका इतनी जल्दी नहीं ले सकता, उसको हम ही से लेना है। इसका मतलब जो बढ़ाए हुए टैरिफ है उसका खामियाजा उनके लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कई सारे अमेरिकन लोगों ने या कंपनीज ने बताया कि हम 2 प्राइस डालेंगे, प्री ट्रम्प टैरिफ एंड पोस्ट ट्रम्प टैरिफ, ताकि हमारी गवर्नमेंट पे प्रेशर आए कि हम लोग ये अननेसेसरी टैरिफ लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक अवसर भी है हमारे पास कि हम लोगों को, जो हर बार कोई चुनौती आती है, कोई विपत्ति आती है, तो या तो हम उससे भाग सकते हैं, वॉकआउट कर सकते हैं जैसे कांग्रेस करती है, या हम उसको एम्ब्रेस कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अमिताभ कांत जी का मैं ट्वीट देख रहा था, जो हमारे यहाँ पर एक लगातार हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किया है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग को और सशक्त करना, हमने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, और डाइवर्सिफाइड मार्केट्स ढूंढना हमारे प्रोडक्ट्स और गुड्स के लिए। हमारी मैन्युफैक्चरिंग और हमारी गुड्स जो है वो कितने कम्पिटिटिव हो सकते हैं, ताकि वर्ल्ड मार्केट में हम लोग उसको कई जगहों पर जो है वहाँ पे और नई मार्केट्स खोज सके। ये करने के लिए हमारे पास एक सुंदर अवसर है, और मुझे लगता है कि ठीक है, अभी निगोशिएशंस चल रहे हैं। 6 महीने पहले आप एक काम कीजिए, कल एक अच्छी रिपोर्ट की थी, कोट कर सकता हूँ दूसरे, बिल्कुल बिल्कुल, शेखर गुप्ता जी की बहुत अच्छी रिपोर्ट थी। आप शेखर गुप्ता जी का आप देखिए, प्रिंट पे उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि जनवरी में जो ट्रम्प जी का सुर था रशिया को लेकर, अभी क्या है, और जुलाई आते आते क्या हो गया, और आज भी उनकी बातचीत चल रही है। जब डोवाल जी थे तो वो विटकॉफ जो ट्रम्प के एडवाइज़र है इन पॉलिसीज़ पे, वो व्लादिमीर पुतिन से मिले हैं। 6 महीने बाद क्या होता है हमको क्या पता। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि कल आपका मित्र था आज आपका दुश्मन हो गया, कल आपका मित्र था कल आज आपका दुश्मन हो गया, आप आज एससीओ चले जा रहे हो, मैं तो उनको बोल रहा हूँ कि देखो ना, इससे जुड़ा सवाल है मेरा कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी जापान जा रहे हैं, पहले जापान पर भी 100 बोइंग खरीदने का दबाव बनवा दिया, ट्रंप ने दबाया, वो 100 बोइंग खरीदने जा रहा है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो जो 5 देश नहीं झुके, उसमें भारत है, चाइना है, कनाडा है, ब्राज़ील है और साउथ अफ्रीका है, लेकिन वहाँ पर पुतिन भी होंगे, वहाँ पर जो है एससीओ की मीटिंग है, वहाँ पर चीनी मतलब काउंटर पार्ट भी होंगे। ये जो प्रधानमंत्री का जो एससीओ जाने का 2019 के बाद अब जा रहे हैं चाइना, ये जो मूव है, चूँकि मैं हर एक से सवाल नहीं पूछ सकता है, ये शायद एस जयशंकर हो या फॉरेन सेक्रेटरी से पूछूंगा, लेकिन आपकी चूँकि मैं जानता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में पकड़ बहुत शानदार है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? एनी मैसेज या वाकई कोई बहुत ठोस रणनीति? देखिए, ऐसा है कि हम अपने नेबर्स को बदल नहीं सकते। हमारे नेबर्स जो है उनके साथ किसी ना किसी तरीके से हम लोगों को एक प्रकार से अपनी जो पॉलिसीज़ और इंटरेस्ट है उसको साधना ही पड़ेगा और देखना ही पड़ेगा, और जिसको जो जवाब समझ में आता है जिस समय पर, उस प्रकार का जवाब देना भी पड़ेगा। पाकिस्तान जब आतंकी हमले करता है और पाकिस्तान आतंकवाद को छोड़ने की जो है वो अभी तक पॉलिसी नहीं बनाता है, तो उसको घर में घुस के मारने की पॉलिसी बनाई। पहले हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया तो हमने एलओसी के पार जाकर कैंप्स किए ध्वस्त, बालाकोट किया तो हमने बॉम्बिंग की, और जब इस बार हमने सिंदूर किया तो हमने 200, 250, 300 किलोमीटर दूर जाकर हमने वहाँ पर उनके भावलपुर कैंप, मुरीद के कैंप और आर्मी बेसिस को भी ध्वस्त किया। तो जिस समय पे जो भाषा समझ में आती है उस भाषा में हम कम्युनिकेट करते हैं। जहाँ तक चाइना का सवाल है, हम तो चाइना के साथ 1962 में युद्ध लड़े ना। आपको पता है कि ये जो आज बोल रहे हैं, 1970s में उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन शुरू कर दिया था चाइना से। 76 आते आते चाइना के लोग भारत आ गए। फिर आपको याद होगा हिस्टोरिक मीटिंग जो राजीव जी की हुई थी चाइनीज लीडरशिप के साथ 80s में, बॉर्डर को लेकर पहली बार। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने फिर जब डोकलाम में पहली बार आई टू आई कॉन्फ्रंटेशन हुआ, डोकलाम वैसे इंडिया में नहीं है, डोकलाम ट्राई जंक्शन एरिया है, पर पहली बार भारत की सेना ने वहाँ पे आई टू आई कॉन्फ्रंटेशन किया, तब कौन चाइनीज हक्का नूडल खा रहा था गुपचुप, कौन एमओयू साइन करके आ गया बीजिंग ओलंपिक्स के टाइम पे जहाँ पे मनमोहन सिंह को नहीं बुलाया था, कौन जाकर आरजीएफ के अंदर चंदा ले रहा था, वो भी तब
जब वो आप आरसीईपी में जाने की चेष्टा कर रहे थे, जिसकी वजह से चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 33 गुना बढ़ा। तो हमने कोई व्यक्तिगत हितों के लिए देश के हितों का सौदा नहीं किया। हमने गलवान में भी मुंह तोड़ जवाब दिया, हमने डोकलाम में भी चैलेंज किया, हमने एलएसी पर आज अभूतपूर्व कार्य किया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने। एक समय पे डिफेंस मिनिस्टर खड़े होकर क्या बोलते थे, नो इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेस्ट पॉलिसी। आज वहीं एलएसी पे जाओ, अरुणाचल प्रदेश में हमने नेशनल हाईवे, ट्रांसनेशनल हाईवे, रेलवे लाइंस, उसके बाद आप देख लीजिए कि सेला टनल, इसके समेत बहुत सारे स्ट्रेटेजिक टनल्स, गलवान ब्रिज, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो पेंडिंग थे, और हमारे एयर बेसेस को स्ट्रेंथन करना, ये सब हमने किया है। रफाल खरीदे, ये हमने कार्य किया है। तो हम लोग आज पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में आए। अब हम पोजीशन ऑफ वीकनेस में नहीं है। पोजीशन ऑफ वीकनेस तब थी जब बोलते थे कि यार अक्साई चीन में बंजर ज़मीनें दे दो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल सीट का हम क्या करें, चाइना बहुत महान है, दे दो। ये वो सरकारें थी जब चाइना के सामने किस किस प्रकार से हिंदी चीनी बाय बाय कर करके हम लोगों ने हमारे बहुत सारे भूभाग को गंवाया। आज हम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से ऑपरेट करते हैं, और यही अंतर है उन दोनों सरकारों के बीच में। तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे क्यों नहीं करेंगे। और हम एससीओ का हिस्सा है, हम क्वाड का भी तो हिस्सा है, क्वाड में भी तो हम हैं। हम ईरान के साथ बात करते हैं तो हम इजराइल के साथ भी टेररिज्म के साथ जो है उसको समर्थन देते हैं। हम पुतिन को बात करते हैं, ज़ेलेंस्की से भी बोलते हैं। तो हम लोगों का जो है ना अब नॉन अलाइंड नहीं रहा, हम ऑल अलाइंड है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय चर्चा से फिर लौटते हैं देश। आइए अब हमारा बिहार में। आइए। तो बिहार में जो है SIR, कुछ लोग उसको सिर कह रहे हैं, कुछ लोग उसको सघन मतदाता पुनरीक्षण कह रहे हैं, लेकिन सिर पर बहुत बेसिर पैर की बातें भी हो रही हैं। परंतु आज मतलब अभी राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले जो है एक प्रेजेंटेशन दिया, बताया कैसे वोट की चोरी हो रही है। कर्नाटक का उन्होंने बहुत शानदार प्रेजेंटेशन दिया है कि 32,000 वोट थे का अंतर था लोकसभा में, और असेंबली सेगमेंट में वो जाके 1 लाख का हो जाता है। तो ये कुछ चीजें वोट की चोरी इसी कर रहा है। पर आप आए हमारा बिहार, तो आप वहाँ के नवाबजादे का नाम कैसे नहीं ले रहे? केवल आपने केवल राष्ट्रीय नवाबजादे का नाम लिया। नहीं तो आते हैं उस पे आते हैं, क्योंकि राहुल से आपका प्रेम बहुत है। मैंने दोनों से है, सारे नवाबजादों से हैं। देखो ऐसा है, सारे शहजादों से है। परिवारवाद के 2 नवाब झूठ फैलाए बेहिसाब, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बावजूद भी डाले इलेक्शन कमीशन पर दबाव, पर नहीं हो पाएगा सच इनका ख्वाब। इसलिए इनका एक के बाद एक पर्दाफाश होते जा रहा है। देखिए ऐसा है कि अब चोरी की बात वैसे लाइटर नोट पे बोला जाए कि चोरी की बात कौन कर रहा है, जिसके परिवार पे स्वतंत्रता सेनानियों की ज़मीन चोरी का आरोप है और दूसरे पे चारा चोरी का आरोप है। पहले छोटे नवाब से शुरू करते हैं, फिर बड़े नवाब पे आते हैं। छोटे नवाब ने भी अभी ऐसे तो वोट ही गायब हो गया था। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं, ये एपिक ब्लंडर कर दिया उन्होंने, एपिक फेल हो गया, एपिक झूठ उनका। अब बताइए कि जो एपिक कार्ड दिखाया उन्होंने, 420 था उसका नंबर, क्या था, अच्छा जो भी था एपिक नंबर के लास्ट 3 डिजिट जो भी थे, वो एपिक नंबर उन्होंने दिखाया। तो इलेक्शन कमीशन ने चेक किया कि जो एफिडेविट में ये एपिक नंबर देते थे, वो एपिक नंबर से तो उनका नाम 416 पोजीशन पे रजिस्टर्ड था। मतलब फर्जी एपिक नंबर भी अब इन्होंने वोटर कार्ड भी बना दिया। तो चारा चोरी के बाद फॉर्जरी इसमें करना, और उसका अभी तक जवाब नहीं दिया। इलेक्शन कमीशन ने बोला भाई बताओ ये एपिक कार्ड कहाँ से आ गया। तो ये तो वो वाले हैं जो इमारत शरिया कायम करना चाहते हैं और वक्फ के कानून को जो है टोकरी में डालना चाहते हैं। तो ये छोटे नवाब की बात हो गई। अब आते हैं बड़े नवाब की ओर। भाई बड़े नवाब ने बोला कि कर्नाटका में मेरे पास 100% प्रूफ है, एटम बॉम्ब फोड़ूंगा मैं। तो बड़े नवाब से मेरा पहला सवाल है कि जब इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुई कर्नाटका में, बड़े नवाब साहब राहुल जी, तो उस समय पर आपके BLA ने एक कंप्लेंट फाइल नहीं की। वो तो ड्राफ्ट रोल आपको मिली थी। चलिए आपने बोला उस समय हमने रिसर्च नहीं की। चुनाव हो गए, आप बोल रहे कि हमारे इतने जीतते थे, इतने जीते, मतलब बाकी जो जीतने थे वो नहीं, 16 जीतने थे, 9 ही जीते। तो 7 लोग को लगा कि हम जीत सकते थे। इलेक्शन पिटीशन कितनी फाइल की है हाई कोर्ट में? भाई जो हारा है उसके लिए तो सबसे बड़ी समस्या है ना। राहुल जी से बड़ी समस्या तो मेरी है ना भाई कि मैं हार गया, मैं जीतना चाहिए था। उन्होंने अभी तक फाइल नहीं किया, कर तो देते कोर्ट में। चलिए छोड़ देते, तीसरी बात पे आते हैं। अब बिहार में एक्सरसाइज चल रही है, ठीक,
बिहार में अभी ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश किया इलेक्शन कमीशन ने। 7.9 करोड़ वोटर्स में से 7.23 करोड़ या 7.3 करोड़ का हो गया है वेरिफिकेशन, और 60 लाख या 65 लाख जो है उसका उसमें उन्होंने ब्रेकअप दिया है कि 22 लाख जो है मर गए हैं, कुछ 35 लाख चेंज हो चुके हैं, अलग जगह पे चले गए, और 2 वोट है 7 से 10 लाख वोटर का। इनके पास आरजेडी और कांग्रेस, बड़े नवाब छोटे नवाब के पास मिलके पता है कितने बीएलए है? बीएलए की बात कर रहा हूँ, लगभग 70,000। आज 7वां दिन है, आप चेक कर लो, वो नोटिफिकेशन हर रोज इलेक्शन कमीशन डाल रहा है। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स रिसीव फ्रॉम बीएलए 0। इनके पास टीवी पे दिखाने के लिए कंप्लेंट्स है, पर अपने वहां पे इलेक्शन कमीशन पे बीएलए वहां पे क्यों नहीं दे रहे कि ये देखिए ये गलत नाम आपने डाल दिया या ये सही नाम आपने काट दिया। चलिए मैं आपको दूसरी चुनौती देता हूँ आपके माध्यम से। राजकिशोर जी, आप पूरा न्याय कीजिए, टीवी मीडिया को तो गाली देते हैं, आप पॉडकास्ट में इनके कोई जो प्रवक्ता आपको पसंद हो उनको बुलाओ और उनको बोलो चलो 60 लाख नहीं, 6 लाख भी नहीं, 60,000 भी नहीं, 6,000 ही खड़े कर दे एफिडेविट। 6,000 लोग के एफिडेविट दे दे कि ये इलेक्शन कमीशन ने 65 लाख के नाम काटा, ये 6,000 लोग है गलत काटा। भाई डिबेट ही खत्म हो गई ना। इलेक्शन कमीशन चोरी कर रहा है। अच्छा, आपने एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ी होगी कि कौन सी सीट्स में ज़्यादा या कौन सी डिस्ट्रिक्ट में कटे। पटना हम जीते, गोपालगंज हम जीते, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट जो जहाँ पे वोटर कटे वहाँ पे हम जीते हैं। तो हम अपनी वोट कटवा रहे क्या? या इनको कैसे पता कि जो वोट कटे इनके हैं? कैसे आइडेंटिफाई हो जाते हैं इनके वोटर? कपड़ों से। anyway, आपने वही बात कर दी कि मतलब जो है कि वो कैसे जो है, मतलब प्रधानमंत्री ने कहा था ना कपड़ों से नहीं, वो तो मानसिकता और प्रवृत्ति से भी बहुत चीजें आइडेंटिफाई होती है, और कभी कभी कृत्यों से भी। मैं बार बार बोल रहा हूँ चारा चोर, तो आप समझ ही जा रहे हो ना किसकी बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ कि कुकर्मों से भी लोग आइडेंटिफाई होते हैं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इनको कैसे पता इनकी कट। अच्छा, इनका गजब है, इनका मतलब हिपोक्रेसी देख के ना, मतलब वो मोदी जी का एक मीम घूमता है, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, वो समझ में आता है। बताइए, तेलंगाना में ये चुनाव जीते रेवंत रेड्डी जी, जो आजकल हर एक को धमकी, आपको भी धमकी दी, यूट्यूब जर्नलिस्ट, यूट्यूबर्स सबको धमकी दे रहे, बोल रहे कि पकड़ के पीट देंगे। तेलंगाना में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभिषेक सिंघवी ने, कि 70 लाख वोट काटो, फर्जी वोटर है, कटे 22 लाख। सबसे पहले स्वागत किसने किया? कांग्रेस ने। और तेलंगाना में कटे होंगे, हैदराबाद में 5 लाख वोट कटे, किसके कटे होंगे? हैदराबाद में पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है? वहाँ पे ठीक है। मध्य प्रदेश में इन्होंने आवेदन दिया था 40 लाख वोट काट दो, राजस्थान में 45 लाख वोट काट दो। आप वोट काटो तो चमत्कार हो। और यहाँ पे जब एक प्रोसेस की जाए, जो पहले भी की गई, 2003 में भी एसआईआर हुई, 30 दिन में हुई, तब 3 डॉक्यूमेंट थे, आज 11 डॉक्यूमेंट है। तब आधार था क्या? 2003 में आधार था। आज आधार के विषय में यही कांग्रेस पार्टी, इन्होंने आधार एक्ट बनाया, उसमें लिख दिया कि भाई ये सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं, हो भी नहीं सकता। आधार उनको भी मिलता है, जैसे कि मान लो कि कोई एनआरआई है जी, उसको भी आधार मिल सकता है। अगर वो यहाँ पे लाभार्थी हो किसी स्कीम का या कोई आइडेंटिटी उसको चाहिए तो ले सकता है आधार। बहुत सारे विदेशी लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं, ऑफिशियली बन सकते हैं। कई डिस्ट्रिक्ट्स में सैचुरेशन से ज़्यादा आधार है, क्यों हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी नकार ही दिया था कि उसको एग्जैक्टली जो लोग 2021-22 में आप पार्लियामेंट की डिबेट देखना, ये उठ के इन्होंने, जब हम लोग वोटर कार्ड को लिंक करना चाहते थे आधार से एज ए आइडेंटिटी, वैसे करना उचित रहता मेरे ख्याल से, लगता नहीं आपको कि कम से कम जो 2-3 जगह तमाम जो वोटर आईडी बने हुए हैं, मेरे हिसाब से कि एज ए आइडेंटिटी कार्ड आधार को यूज करने में हर जगह पे और किसी भी सर्विस के साथ उसको एज ए आइडेंटिटी यूज करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं उसकी लिमिटेड यूज एज एन आइडेंटिटी कि दिस पर्सन इज यू, बट दैट आधार कार्ड कांट से दैट दिस पर्सन हु इज यू इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अब जो एक्सरसाइज हो रही है वो ये एक्सरसाइज है जो आर्टिकल हमारे संविधान में है कि ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन वोट। बिहार में बिहारी वोट करेगा, बाहरी वोट नहीं करेगा। ये हमारा सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का लाइन है। तो इसको तय करने के लिए आधार नहीं इस्तेमाल हो सकता। पर जो लोग आधार को ऐसे आइडेंटिटी प्रूफ लिंक करने के लिए विरोध में थे, आज बोल रहे उसको सिटीजनशिप के लिए मान लो। मतलब हिपोक्रेसी है ना भाई साहब। आप एसआईआर करो तो चमत्कार होता है, आप आधार का विरोध करो तब चमत्कार होता है, आप चुनाव आयोग को बोलो कि वोट काट दो और वो वोट काटे तब वो चमत्कार। ये क्या चल रहा है? ये मतलब कि ऑपोजिशन क्या है? इलेक्शन कमीशन बहाना है, अपने आप को हार से बचाना है, इसलिए ये सब एटम बम बन के फट जाना है। नहीं, पर शहजाद एक बात बताइए ना कि ये राहुल गांधी कितने ताकतवर हैं? लगातार मतलब वो तीसरी बार चुनाव हार चुके हैं, उसके बाद भी
माफी पर माफी भी मांग रहे हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाती और कोई भी ऐसा आरोप नहीं है। चौकीदार चोर है से लेकर अब इलेक्शन कमीशन की जहां तक बात है उस पर भी बात आ गई, ट्रंप वाला आ गया, लेकिन इसके बाद भी कोई उस तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। अब तो प्रियंका गांधी और वो भी फिर कूद लोग गई। कह रहे, इन्हीं की जमात कह रही है कि डेमोक्रेसी इज डेड इन इंडिया। बताइए, तो ये तो आपने प्रमाण दे दिया ना कि डेमोक्रेसी इतनी थ्राइविंग है पर मेरा कि सवाल दूसरा था। नहीं, पर पहले इसका एक पहला निष्कर्ष तो निकाल ले जो आपकी बातों से निकल रहा है। पहले वो निष्कर्ष भी तो देख ले कि भाई ये देखिए कि एक उदाहरण देता हूँ छोटा सा। तमिलनाडु में डीएमके कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे कलकुरुची में एक केस हुआ था जहाँ पे 70 दलित मर गए नकली शराब पीने से। तो वहाँ पे एआईडीएमके का विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उसने बोला मुझे सिर्फ डिबेट चाहिए, उसको 1 महीना सस्पेंड कर दिया। ठीक है, वो डेमोक्रेसी एकदम वहाँ पे सुपर डेमोक्रेसी चल रही है। रेवंत रेड्डी आए दिन धमकी देते, वो सुपर डेमोक्रेसी चल रही है। और भारत की संसद में एलओपी आंख मारे, लोगों को उकसाए, वेल में जाओ, अनाप शनाप इंस्टीट्यूशन पे बातें करे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर डेमोक्रेसी डेड है। ये परिवार तंत्र को लगता है कि भाई इंदिरा पे खतरा है तो इंडिया पे खतरा है, गांधी पे खतरा है, मतलब गांधी वाड्रा पे खतरा है तो इंडिया पे खतरा है। ऐसा नहीं चलता। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए आपने जो बोला कि ये इतनी अनाप शनाप बातें बोलते हैं, कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार कार्रवाई की है भाई साहब। रफाल में उनको फटकार लगाई, माफ़ी मांगी, सावरकर जी के विषय में माफ़ी मांगी, उद्धव ठाकरे ने भी खरी खोटी गई, लेकिन फिर बहाल भी हो गई। एक केस में तो नहीं, उनको सिर्फ स्टे मिला है उनकी सदस्यता पे, जो क्योंकि कन्विक्शन पे ऑटोमेटिक सदस्यता जाती है, तो उस विषय पर स्टे लगा है, उनकी कन्विक्शन स्टे नहीं हुई है। हाई कोर्ट से वो कन्विक्टेड है अभी भी। हाई कोर्ट ने मोदी चोर है या मोदी समाज को चोर बोलने के कन्विक्ट कर दिया। आरएसएस गांधी जी के मर्डर में इन्वॉल्व है, उस पर उनको फटकार मिली। ऐसे 10 उदाहरण हैं। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट ने चाइना के विषय पे बोला है, तो ऐसे 10 बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया। अब इलेक्शन कमीशन पे जो ये अनाप शनाप बोलते हैं, ये इलेक्शन कमीशन को तय करना है। इलेक्शन कमीशन ने तय करना भी चाहिए, क्योंकि एक समय हमने ये भी देखा है भाई साहब, आप क्योंकि कंपैरेटिव हिस्ट्री में भी देखते हैं, इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर हुआ करता था, याद है 1952 से लेकर 2000 या 1993 तक, जब तक टीएन सेशन के आगे तब तक वो 1 मेंबर था। फिर टीएन सेशन का पावर कम करवाने के लिए इन्होंने मल्टी मेंबर बनाया। बाय द वे कांग्रेस की ये सोच थी कि टीएन सेशन को पावर कम कर दे, तो इसलिए मल्टी मेंबर बनाया। टीएन सेशन को टिकट भी दिया चुनाव लड़ने का गांधीनगर से अडवाणी जी के खिलाफ। नवीन चावला के साथ तो क्या क्या हमको पता है, एमएस गिल को भी मंत्री बना दिया। तो ये तो उनका एटीट्यूड था। फिर मल्टी मेंबर बना इलेक्शन कमीशन, डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द पीएमओ, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एलओपी ऑल्सो। अब जाकर कानून बना है मोदी जी के आने के बाद, जिसमें कि एलओपी की भूमिका है। सीजीआई की भूमिका सिर्फ उस समय तक थी जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि पार्लियामेंट कानून बनाए संविधान के तहत, उसके बाद हमारा सीजीआई नहीं रहेगा इसमें। ये लोग जो नाचते हैं इलेक्शन कमीशन की ऑटोनॉमी के बारे में, आपको पता है स्टेट्स में भी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, उनको कौन नियुक्त करता है? स्टेट गवर्नमेंट। मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं, कर्नाटका में आप एलओपी को साथ में लेकर नियुक्त करो, या चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाईकोर्ट को ले लो साथ में। बंगाल में दीदी करे, तेलंगाना में रेवंत रेड्डी करे। वहां पे अपना स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपने हाथों से करना है। वहां पे एलओपी भी नहीं चाहिए, चीफ जस्टिस भी नहीं चाहिए। ये दुनिया भर का ज्ञान केवल केंद्र में देना है। पर दीदी बड़ी उग्र है, बहुत धमकी दी है ममता जी ने। अब ममता दीदी एसआईआर पे उन्होंने कह दिया कि पता नहीं आर पार हो जाएगा, चलेगा नहीं, ये ना चल बे। इस बार किसी स्पीकर पे कागज वागज फेंका है क्या? पिछली बार तो उन्होंने फेंका था कि रोहिंग्या बहुत आगे हैं, लेफ्ट पार्टीज जो है, एसआईआर हुआ था, उसका समर्थन उन्होंने किया। पर क्योंकि उनको लगा कि अभी भी बहुत सारे रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोटर है, तो सोमनाथ चैटर्जी बोलने नहीं दे रहे थे पार्लियामेंट में, तो वो वाली ममता दीदी, जिनकी ममता भारतीयों के साथ थी, बंगालियों के साथ थी, उन्होंने जाकर सोमनाथ दा पे कागज फेंके थे। आज उनकी ममता अभी भी है, पर वो ममता कहीं और हो गई है। अब बंगालियों के साथ नहीं, अब बाहरियों के साथ है, जो रोहिंग्या उनके साथ है। तो ये अब ममता दीदी बताए। तो इलेक्शन कमीशन की टाइमिंग को आपको लगता है कि थोड़ा प्रश्न है, पहले होना चाहिए था? नहीं, सही टाइम का गलत टाइमिंग कैसे हो सकता है? अब तो वो तो बोलते हैं महादेव में आतंकियों को भी नहीं मारना चाहिए था अभी। हाँ, तो मोदी जी ने बोला कि आप तीसरा सोमवार देख के मारा क्या हमने? ये कह रहे हैं, जो ये कह दे कि अच्छा, कल तक इनका क्या था, प्रमोद तिवारी उठे, एएनआई को बुलाया, बैठ दे, ये आतंकी पकड़े नहीं गए। फिर सुप्रिया श्रीनेत बोले कहाँ है आतंकी, राहुल जी बोले कहाँ है पहलगाम के आतंकी। जब आतंकी मर गए, मार दिए गए, सेना ने प्रमाण दे दिया, अभी क्यों मारा? आज ही मारने मिला। महादेव बोलकर क्यों मारा? ऑपरेशन महादेव नाम क्यों था? माउंटेन के नाम पे था,
ऑपरेशन महादेव और वहाँ पे पीक है, उसके नाम पे था, तो उसको उसमें भी सांप्रदायिकता और टाइमिंग का विषय नजर आया। तो भाई साहब, जिनको ऑपरेशन, आर्मी के ऑपरेशन में और आतंकियों को मारने में भी मुहूर्त निकालना है ना, तो उसमें तो क्या ही किया जाए। चलिए, दरअसल आपके साथ अगर मैं बात करता रहूँगा तो मुझे लगता है 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे शहजाद भाई, आपके पास इतना जानकारी। लेकिन अब थोड़ा सा आता हूँ मैं, बहुत संक्षेप में थोड़ा सा व्यक्तिगत शहजाद पूनावाला को लोगों को जानना चाहिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से। वैसे ज़्यादातर लोग जानते हैं, आप बहुत चर्चित और ख्यात प्राप्त व्यक्ति हैं, लेकिन जो आपका सफ़र रहा, अभी आप शुरुआत में भी मैंने आपको बताया था कि अभी आपके जो बड़े भाई हैं तहसीन पूनावाला, उनका भी पॉडकास्ट ठीक इसी जगह पे, इसी सीट पे पहले वो भी बैठे थे, काफ़ी बात हुई। उन्होंने कहा कि शहजाद के साथ मेरे राजनीतिक मतभेद है, बातें बहुत कम होती हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो घर में अपने दूसरे लोगों से, भाभी से, भतीजे, सबसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, उनसे कम हो पाती, क्योंकि फिर जब होती है तो झगड़ा शुरू हो जाता है वैचारिक उसको लेकर। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से आपने काम करना शुरू किया, आपने बिल्कुल शुरुआत में कहा कि मैं शुरू से जानता हूँ और किन किन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ पर कैसे काम किया। उसके बाद अब यहाँ पर आकर कांग्रेस सब कहती कि ये तो अपने भाई के नहीं हुए, भाई द्रोही हो गए, कांग्रेस द्रोही हो गए, तो कौन सी बात है। इस तरीके के जब आरोप आक्षेप लगते हैं तो आपके घर में और जो आपके इष्ट मित्र हैं उनके बीच में किस तरीके से आप फेस करते हैं इन सब चीज़ों को? पहले कांग्रेस ये ज्ञान राजीव गांधी जी की वाइफ सोनिया जी को देती मेनका जी के विषय में ना। मेनका जी और वरुण जी तो हमारी पार्टी से लड़े ना, हैं? हर चीज़ का जवाब आपके पास नहीं, मेरे पास नहीं, पर ये किस मुंह से बोलते हैं। मेरे साथ एक दूसरे पॉडकास्ट में, स्मिता प्रकाश के पॉडकास्ट में अदिति थी। अदिति सिंह कौन? जिनके फादर रायबरेली से बहुत सांसद रहे, अब वो मौजूदा विधायक है बीजेपी से, वो भी कांग्रेस में थी। उन्होंने बताया, अब चेक कर लेना, उन्होंने बताया कि उनके भी पति जो थे, एक्स हस्बैंड, ही वॉज MLA फ्रॉम पंजाब या कहीं से। तो जब इनका जो मतलब थोड़ा सा दरार हो गया इनके रिश्ते में और डिवोर्स वगैरह स्थिति आई, तो कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनके हस्बैंड को बोला कि अपनी वाइफ के बारे में अनाप शनाप बोलो, तो उनके हस्बैंड ने मना कर दिया, तो उनका टिकट काट दिया। कांग्रेस परिवार के बारे में बोल रही है। कांग्रेस ये सब ज्ञान हमको ना दे। जगन रेड्डी की बहन किस पार्टी में है? शर्मिला जी, क्या है वो? और देखो, ऐसा है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जो केवल परिवार को अपना देश मानती है। 3-3.5 सदस्य हैं, उन्हीं को अपना देश मानती है। हमारी पार्टी तो वो है कि हम तो देशवासियों को अपना परिवार मानते हैं। ये अंतर है सोच में। और तहसीन जी के भी विषय में मैं यही कहूँगा, वो भी वजह से उनको कोई प्रॉब्लम होती है तहसीन को? नहीं, तहसीन जी की जो प्रॉब्लम है वो तहसीन जी के किसको समर्थन कर रहे हैं उसकी वजह से, मेरी वजह से थोड़ी है। तो उनको भी क्यों नहीं ले आते आप अपने साथ? नहीं, वो तो कह रहे हैं मैं कभी नहीं आऊँगा, कांग्रेस सेकुलर है और बीजेपी जो है सांप्रदायिक पार्टी है। हाँ, कांग्रेस से ज़्यादा सेकुलर पार्टी आपने देखी है। फुरफुरा शरीफ बंगाल में एक हाथ में लेकर घूम रहे हैं और उद्धव सेना को दूसरे हाथ में लेकर घूम रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि बाबरी को हमने लात से गिराया, मुसलमानों का वोट काट दिया जाए। और नीचे केरल में जो है वो वहाँ पे आए हुए हैं, मुस्लिम लीग को लेकर घूम रहे हैं और सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, मुस्लिम आरक्षण की बात करके, जो अम्बेडकर जी के विचारों के खिलाफ है, और बोल रहे हैं हम मुस्लिम पार्टी है। तो कांग्रेस से ज़्यादा सेकुलर पार्टी कौन सी है भाई? कांग्रेस ने सबसे बड़े दंगे दिए जिसमें मुसलमान मारे गए। हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेल्ली, सीख दंगे दिल्ली के कब हुए? किसने कहा बड़ा पेड़ गिरता धरती हिलती? जगदीश टाइटलर कहाँ है? सज्जन कुमार किस पार्टी से थे? तो ये हमको सेकुलरिज्म का ज्ञान पढ़ाएंगे। देखिए, तहसीन और मैं दोनों वफादार हैं। मैं देश के प्रति, वो परिवार के प्रति। जिस दिन उन्होंने परिवार भक्ति छोड़कर देशभक्ति शुरू कर दी तो क्या है? देश तो चल ही रहा है मोदी जी के साथ। कहीं वोटर्स ने अपना माइंड बदला, कहीं नेताओं ने अपना माइंड बदला, तहसीन भी अपना माइंड बदला। वैसे उनके कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ चीज़ों पे उन्होंने, देखे, एक बार युधिष्ठिर ने कौरवों से कहा था कि हमारे 100 मतभेद हो सकते हैं, पांडव और कौरव अलग अलग हो सकते हैं जब हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं, पर जब हम एक एक्सटर्नल फोर्स के खिलाफ लड़ते हैं तो हम पंचाधिक शतम, मतलब कि 105 हो जाते हैं। तो कम से कम सिंदूर के विषय पर तो तहसीन का ऐसा कोई बयान नहीं देखा, पर तहसीन के घर वाले ही ऐसा बयान दे रहे थे कि पहलगाम हिंदुओं ने करवाया है। तो तहसीन अपने घर वालों को समझाए ना पहले। चलिए, अब मैं बस इस चैप्टर को यहीं क्लोज करता हूँ। वैसे हम लोगों का नाम बड़ा खराब हो चुका है। भाइयों की लड़ाई कितने जगह चल रही है आपको पता है? तथागता रॉय
जी। और सौगत रॉय भाई है, सौगत रॉय सांसद टीएमसी से, तथागता रॉय हमारे साथ। चर्चा आप ही की होती दोनों की क्योंकि हम टीवी पे दिखते हैं, टीवी पर दिखते हैं, और लगातार दोनों लोग बहुत एक्टिव भी हैं और लोगों के बहुत फॉलोअर भी हैं। वैसे आपके मित्र आशुतोष पत्रकार, उनकी भी बड़े भाई के साथ उनकी बड़ी चलती है। अच्छा, टीवी पे एक और भाई बंधुओं का जो है जोड़ी है जो लड़ती है, पता कौन? संजय झा और विभूति झा। संजय झा के बड़े भाई शायद यूएस में रहते हैं, जो कौन संजय झा जिनको कांग्रेस ने सस्पेंड कर दिया डेमोक्रेसी का परिचय देते हुए, जो उनके प्रवक्ता वगैरह, उनके भाई विभूति शायद रियल ब्रदर ही है। वो कट्टर मोदी समर्थक, कट्टर कंजर्वेटिव एंड कट्टर एंटी कांग्रेस या एंटी डेमोक्रेट है। चलिए खैर, ये विजय राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया, सब चीज़ें बहुत होती रही, लेकिन चूंकि आजकल आप लोग चर्चा में हैं तो हैं। लेकिन अब मैं देखिए जो आखिरी चरण में आता हूँ शहजाद जी, और मैं आपको कुछ नाम लूंगा, उनके बारे में आपको अपनी टिप्पणी संक्षेप में हो सके तो 1-2 शब्द में ही करें। तो पहला तो यह है कि ट्रंप मित्र या मौका परस्त? ट्रंप अपने मागा के पीछे, हम मीगा के पीछे, मेक इंडिया ग्रेट अगेन। 50% टैरिफ, मोदी की परीक्षा या भारत की अवमानना? देखिए, मुझे लगता है कि ये परिस्थितियों की हकीकत है, इससे हम ना विचलित होंगे ना हम डरेंगे। हम इसको 100% प्रूफ मानते हैं कि किसी देश का कोई हस्तक्षेप नहीं था सिंदूर को रोकने के लिए। कांग्रेस घरेलू विपक्ष या विदेशी पक्षकार? मुझे लगता है कि कांग्रेस आज आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। चलिए अब व्यक्तियों के बारे में आ जाता हूँ मैं। दरअसल आपके जो वन लाइनर्स हैं वो इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस जचता भी है। पता नहीं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने जो है बहुत कुछ मिस कर दिया, वरना वाकई उनको बहुत एटम बम मिल जाते हैं शहजाद उनके साथ में होते। नहीं, फटने के लिए उनके पास बहुत सारे लोग हैं उस प्रवृत्ति में, तो फटते रहे संस्थाओं पे। एक शब्द में राहुल गांधी? एंटी नेशनल। नरेंद्र मोदी? सर्वोच्च देशभक्त। प्रियंका गांधी? नॉट सीरियस। ओवैसी? बंद घड़ी जो सही समय कभी कभी दिखाती है, 2 बार दिन में। अरविंद केजरीवाल? झूठ शब्द को अगर कभी रिप्लेस करना हो तो केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। खान मार्केट गैंग? जगह नहीं, मानसिकता जो आज भी देश को डोमिनेट करने की कोशिश करती है। उदारवाद? भारतीय जनता पार्टी, उसका परिचय है वो लोग नहीं जो बोलते हैं कि बच्चियों को हिजाब में रहना चाहिए किताब छोड़ के। भाई से भाई की लड़ाई? महाभारत का किस्सा, और महाभारत में भी पांडव और कौरव लड़े सिद्धांत के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। धर्म सबसे पहले, सिद्धांत सबसे पहले, खून से पहले धर्म। कांग्रेस में वापसी का अगर ऑफर मिले तो राहुल गांधी कहें शहजाद बहुत हो गया, अब आ जाओ यार, तो क्या कहेंगे शहजाद? कांग्रेस मोदी को अपना नेता मान ले, कांग्रेस देशभक्ति की राह पर चल ले, और कांग्रेस जैसे महात्मा गांधी ने बताया था अपनी दुकान बंद कर ले, सब एक साथ ही हो जाएंगे। चलिए, मुझे लगता है कि अब इसके बाद बहुत कुछ पूछने को है नहीं। अब इसी नोट पर इस पॉडकास्ट को मैं बंद करता हूँ, क्योंकि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो यहीं पर करते हैं। तो वाकई बहुत मजा आया शहजाद जी, वाकई मतलब बड़ा एनलाइटनिंग था मेरे लिए, और वाकई आपसे बात करना हमेशा बहुत अच्छा लगता है। हमारे लिए बहुत ही, एक मैं तो कह सकता हूँ, मुझे यहाँ पे आने में मेरे 2 थॉट्स आ गए। मैं आने से मना करने वाला था, क्योंकि आप हमारे लिए एक भीष्म पितामह, एक इंस्टीट्यूट, एक संस्था हो। संस्था के सामने हम लोग जिनकी मुंह नहीं, जुबान नहीं खुलती थी, आज यहाँ पर आकर पॉडकास्ट कर रहे हैं। मुझे इतना संकोच हुआ है, कोई और पॉडकास्ट में संकोच नहीं होता, आज मुझे संकोच हो रहा है कि जैसे गुरु के सामने कोई शिष्य बोले इतना जुबान लगा के, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे मुंह से अगर कुछ निकल गया हो। और आपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपनाया है, देखिए ये बहुत अच्छा, हमारी पत्रकारिता की एडेप्टिवनेस। आपने शुरुआत की जो सबसे बेसिक है राइटिंग, और आप टीवी पे गए, आप डिजिटल में हैं, तो एक पत्रकार कितना अडेप्ट कर सकता है और मॉडर्न डे कैसे अपनी बात को आगे पहुंचा सकता है, इसके लिए आप बहुत सारे पत्रकारों के लिए एक बहुत प्रेरणा स्रोत है। अरे नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स शहजाद जी। और लेकिन कुल मिला के मुझे लगता है कि इस डिजिटल मीडिया और जो इस माध्यम में शहजाद ने जो किया है, और मतलब हम एक दूसरे को पंत और निराल नहीं कह रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, शहजाद मेरे पे थोड़ा ज़्यादा उदार है, मैं ये कह सकता हूँ। लेकिन मैं शहजाद का जो संघर्ष और तमाम चीज़ें जो मैंने देखी हैं, और आपको मैं बता दूँ,
शहजाद और हमारी पहली मीटिंग बहुत अच्छी नहीं थी। बहुत अलग खबर के साथ शुरुआत हुई थी, वो चर्चा फिर कभी किसी और दिन करेंगे। नहीं, पर आपने कभी पत्रकार धर्म नहीं छोड़ा। आपको जब तभी भी लगा कि सत्ता के ऊपर आपको सवाल उठाने हैं तो आपने तब भी किया और आज भी वही कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं हमेशा आपको नमस्कार और सलाम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सयाज जी, नमस्कार, थैंक यू।